इस तरह करते करते एक बरस तो बीत गया, लेकिन अब और बीतता नजर नहीं आ रहा था। देवदास की माँ बहुत आफत मचाने लगी। उन्होंने पति को बुलाकर कहा, देवदास बिल्कुल मूर्ख हरवरा हो गया है। चाहे जो हो, इसका कुछ न कुछ उपाय करो। नारायण मुखर्जी ने सोचकर कहा, वह कलकत्ते चला जाए तो ठीक होगा। वहाँ नगेंद्र के साथ रहकर अच्छी तरह लिख पढ़ सकूंगा। नगेंद्र बाबू रिश्ते में देवदास के मामा होते थे। यह बात सभी लोगों ने सुनी। पार्वती सुनकर बहुत ही भयभीत हुई। देवदास को अकेला पाकर वो उसका हाथ पकड़कर झूलते हुए बोली, देवदा, मैंने सुना है कि तुम कलकत्ते जाओगे। किसने कहा? ताऊ जी ने कहा। धत, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और अगर वे लोग ज़बरदस्ती भेज दिए तो? ज़बरदस्ती? इस समय देवदास ने ऐसा मुंह बनाया जिसे पार्वती ने अच्छी तरह समझ लिया कि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो उससे कोई काम जोर ज़बरदस्ती से करा सके। वह भी यही चाहती थी, इसलिए बहुत खुश हुई और एक बार उसका हाथ पकड़कर और उस पर इधर उधर झूलकर देवदास के मुंह की ओर देखकर हंसती हुई बोली, देखो, देवदा जाना नहीं, कभी नहीं। लेकिन देवदास की यह प्रतिज्ञा कायम न रह सकी। उसके पिता ने उस पर बहुत बकझक कर, यहाँ तक कि डांट फटकार और पिटाई करके भी धर्मदास के साथ उसे कलकत्ते भेज दिया। जाने के दिन देवदास को मन में बहुत तकलीफ हुई। नए स्थान में जाने के विचार से उसे कुछ ही कुतूहल या आनंद नहीं हुआ। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह छोड़ना ही नहीं चाहती थी। वह बहुत रोई हुई, लेकिन उसकी बात कौन सुनता। पहले तो उसने रूठ कर कुछ देर देवदास के साथ बात ही नहीं की, लेकिन अंत में देवदास ने जब उससे कहा, पारो, मैं जल्द ही लौट आऊँगा, अगर न भेजेंगे तो भाग आऊँगा, तब पार्वती का मन कुछ ठिकाने लगा और उसने अपने छोटे से दिल की बहुत सी बातें कह सुनाई। इसके बाद घोड़े गाड़ी पर सवार होकर अपना सामान लेकर देवदास ने अपनी माता के आशीर्वाद और नेत्रों के जल का अंतिम बिंदु अपने मस्तक पर तिलक के रूप में धारण किया और चला गया। उस समय पार्वती न जाने कितना संताप जता रही थी। उनके आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। दुख से उसकी छाती फटी जा रही थी। पहल पहल उसके कई दिन इसी तरह बीते। इसके बाद एक दिन अचानक उसने सुबह सवेरे उठकर देखा कि आज दिन भर करने के लिए मेरे पास कोई काम ही नहीं है। जब से उसने पाठशाला छोड़ी थी, तब से अब तक सवेरे से संध्या तक उसका सारा समय सिर्फ उत्पात और खेलकूद में ही बीत जाता था। वह समझती थी कि न जाने मुझे कितना काम करने है और उन सब कामों के लिए समय ही पूरा नहीं मिलता। लेकिन अब अक्सर ऐसा होने लगा कि उसे ढूंढने पर भी कोई काम नहीं मिलता। किसी दिन सवेरे उठकर चिट्ठी पढ़ने बैठ जाती या किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठ जाती। इसी में 10 बज जाते और उसकी माँ नाराज़ होने लगती, पर दादी कहती, अरे उसे लिखने दो। सवेरे उठकर इधर उधर दौड़ने फिरने से तो कुछ लिखना पढ़ना अच्छा है। जिस दिन देवदास का पत्र आता, वह पार्वती के लिए बहुत ही सुख का दिन होता। सीढ़ी वाले दरवाजे की चौखट पर बैठकर और हाथ में पत्र लेकर दिन भर वह वही पढ़ा करती। इसी तरह लगभग 2 महीने बीत गए। अब न तो उधर से उतनी जल्दी जल्दी पत्र आता और न इधर से लिखा जाता। उत्साह मानो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। एक दिन सवेरे के समय पार्वती ने माँ के पास आकर कहा, माँ, मैं अब फिर पाठशाला जाया करूँगी। क्यों? माँ को इस बात पर कुछ आश्चर्य हुआ। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं ज़रूर जाऊँगी। अच्छा, जाइयो भला। बेटी, मैंने तुझे कभी पाठशाला जाने से मना किया है? उस दिन पार्वती को दोपहर को बहुत दिन की छोड़ी हुई स्लेट और किताब ढूंढकर और दासी का हाथ पकड़कर
फिर अपने उसी पुराने स्थान पर शांत धीर भाव से जा बैठी थी। दासी ने कहा, गुरुजी, अब पार्वती को मारना पीटना मत, अपनी ही इच्छा से पढ़ने आई हैं। जब इसकी इच्छा होगी तब तक यह पढ़ेगी, और जब इच्छा नहीं होगी तब घर चले आएगी। पंडित जी ने मन ही मन कहा, तथास्तु, और ऊपर से कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। एक बार उनकी यह पूछने की इच्छा हुई कि पार्वती को भी क्यों नहीं कलकत्ते भेज दिया, लेकिन पूछा नहीं। पार्वती ने देखा कि ठीक पहले वाले स्थान पर प्रमुख छात्र भोलू उसी बेंच पर बैठा हुआ है। उसे देखकर पहले एक बार पार्वती को कुछ हंसी से आई, लेकिन इसके बाद उसकी आंखें सजल हो गई। उसे यह ध्यान आया कि बस उसी दुष्ट ने देवदास को घर से निकलवाया है। इस तरह बहुत दिन बीत गए। फिर काफ़ी समय बाद एक दिन देवदास लौटकर घर आया। पार्वती दौड़ी हुई इसके पास पहुँचे। बहुत सी बातें हुई। कोई ऐसी बातें बहुत ज़्यादा नहीं थी जो पार्वती कहती, और अगर ऐसी कुछ बातें रही भी हो तो वह कह नहीं सकी। लेकिन देवदास ने बहुत सी बातें कही। वे सभी ज़्यादातर कलकत्ते की थी। इसके बाद एक दिन गर्मियों की छुट्टी ख़त्म हो गई। देवदास फिर कलकत्ते चला गया। इस बार भी खूब रोना धोना हुआ, लेकिन उसमें पहली बार की तरह की गंभीरता नहीं थी। देखते देखते 4 बरस बीत गए। इन कुछ वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना अधिक परिवर्तन हो गया था कि उसे देखकर पार्वती ने कई बार चुपचाप एकांत में रोककर अपनी आंखें पोंछ ली थी। इससे पहले देवदास में गंवारापन के जो गुण थे, दोष थे, नगर में निवास करने के कारण वे सब अब नाम को ही नहीं रह गए थे। अब तो विलायती जूता, बढ़िया कोट कमीज, बढ़िया धोती, छड़ी, सोने की घड़ी, चेन और बटल आदि सब चीज़ों के सामने रहने से उसे लज्जा होती थी। अब गांव की नदी के किनारे टहलने को उसका जी नहीं चाहता था, बल्कि उसके बदले अब उसे हाथ में बंदूक लेकर शिकार के लिए निकल जाने में ही आनंद आता था। अब छोटी छोटी मछलियों के बदले बड़े मच्छर फंसाने की इच्छा होती थी। इतना ही क्यों, समाज की चर्चा, राजनीति की चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट और फुटबॉल की चर्चा समीक्षा, इसमें ही उसे अच्छा लगता था। हाय रे, अब कहाँ वह पार्वती और कहाँ उन लोगों का वह ताल सोनपुर गाँव। ऐसा नहीं था कि बचपन की यादों से जुड़ी जो एक दो सुख की बातें थी वे याद ना आती हो, लेकिन दूसरी ओर बहुत सी बातें के प्रति उत्साह होने के कारण अब वे अधिक तक मन में ठहरती नहीं थी। फिर भी गर्मियों की छुट्टी आई। पिछले साल गर्मियों की छुट्टी में देवदास घूमने के लिए विदेश गया था, घर नहीं आया था। इस बार उसकी माँ और पिता दोनों ने ही बहुत आग्रहपूर्वक उसे पत्र लिखा था। इसलिए इच्छा न होने पर भी देवदास अपना बोरिया बिस्तर बांधकर ताल सोनापुर गांव आने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंचा। जिस दिन घर पहुंचा उस दिन उसका शरीर कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वह घर से बाहर नहीं निकल सका। दूसरे दिन उसने पार्वती के घर पहुंचकर कहा, चाची। पार्वती की माँ ने उसे आदरपूर्वक अंदर बुलाते हुए कहा, आओ बेटा बैठो। चाची के साथ थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद देवदास ने पूछा, चाची पार्वती कहाँ है? ऊपर वाली कोठरी में होगी। देवदास ने ऊपर पहुंचकर देखा कि पार्वती संध्या दीप जला रही है। पुकारा, पार्वती। पहले तो पार्वती चौंक उठी, पर फिर प्रणाम करके कुछ अलग खिसक कर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है पार्वती? इस बात का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं समझा था, इसलिए पार्वती चुप रही। इसके बाद देवदास को झेप सी महसूस होने लगी। उसने कहा, अच्छा जाता हूँ, शाम हो गई है, शरीर भी ठीक नहीं है। यह कहकर देवदास चला गया। एक दिन पार्वती की बुढ़िया दादी ने कहा, पार्वती में अब 13वें वर्ष में पैर रखा है, इसके ब्याह की कुछ फिक्र करो। वैसे भी इस अवस्था में शारीरिक सौंदर्य न जाने कहाँ से दौड़ा पहुँचता है और फिर किशोरी के सर्वांग में छा जाता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चौंक कर देखते हैं कि हमारी छोटी लड़की अब सयानी हो गई है। उस समय
उसके लिए वर ठीक करने की फिक्र उन्हें सताने लगी। चक्रवर्ती बाबू के यहाँ भी कई दिनों से इसी बात की चर्चा हो रही है। पार्वती की माता बहुत ही चिंतित है। बात बात में अपने पति को सुना कर कहती है कि अब पार्वती को घर सूखा नहीं रखा नहीं जा सकता। चक्रवर्ती बाबू बड़े आदमी तो नहीं थे, लेकिन संतोष की बात यह थी कि उनकी कन्या बहुत ही सुंदर थी। वे समझते थे कि अगर संसार में रूप की कोई मर्यादा या कदर है तो फिर पार्वती के लिए अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार और भी थे, वह भी यहाँ बतला दी जाए। चक्रवर्ती परिवार में इससे पहले कन्या के विवाह के समय इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। हाँ, पुत्र के विवाह में करनी पड़ती थी। ये लोग कन्या के विवाह के समय धन लेते थे और विवाह में वही धन देकर बहू को घर ले आते थे। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी कन्या के समय धन लिया था, लेकिन स्वयं नीलकंठ इस प्रथा से बहुत घृणा करते थे। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करे। पार्वती की माँ भी यह बात जानती थी, इसलिए वह अपने स्वामी से पार्वती के लिए तगादा करती रहती थी। इससे पहले पार्वती की माँ ने अपने मन में एक दुराशा भी पार रखी थी। उसने सोचा कि किसी तरकीब से देवदास के साथ पार्वती का विवाह किया जा सकेगा। उसे यह समझ में नहीं आता था कि देवदास के कुल और परिवार को देखते हुए यह असंभव ही था। वह सोचती थी कि अगर देवदास ने अनुरोध किया जाएगा तो शायद इसके लिए कोई अच्छा रास्ता निकल आएगा। इसलिए जान पड़ता है कि एक दिन पारो की दादी ने बातों बातों में देवदास की माँ से इस तरह जिक्र छेड़ दिया, बहू, देवदास में और हमारी पार्वती में कितना स्नेह है। ऐसा स्नेह और कहीं दिखाई नहीं देता। देवदास की माँ ने कहा, चाची, भला उन लोगों में स्नेह क्यों न होगा। दोनों ही भाई बहन की तरह एक साल पलकर सयाने हुए हैं। हाँ बेटे, इसलिए तो ख्याल आता है कि अगर दोनों का देखो न बहू, जब देवदास कलकत्ते गया था तब हमारी बच्ची केवल 8 वर्ष की थी, लेकिन उसी उम्र में वह देव के वियोग में मानो सूख कर काठ हो गई थी। जब कोई चिट्ठी आती थी तब मानो उसके लिए जपमाला हो जाती थी। हम सभी जानते हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब बातें समझ ली। वह कुछ हंसी। यह तो मालूम नहीं कि उसकी हंसी में उपवास छिपा हुआ था, लेकिन तकलीफ निश्चित ही बहुत थी। वह सब बातें जानती थी और पार्वती को प्यार भी करती थी, लेकिन वह थी तो खरीद बिक्री वाले घर की लड़की। 30 पर घर के पास ही समझिया ना। छी छी। बोली, चाची, हमारे तुम्हारे ज़माने की बात और थी, लेकिन अब तो और फिर घर के मालिक की ज़रा भी इच्छा नहीं है कि इस छोटी उम्र में, जो अधिकतर लिखने पढ़ने का समय है, देवदास के विवाह करें। इसलिए वे आजकल मुझसे कहा करते हैं कि छोटी अवस्था में ही बड़े लड़के द्विजदास का विवाह करके कितना बड़ा अनर्थ किया गया। उसकी लिखाई पढ़ाई कुछ भी न हो सकी। पार्वती की दादी का मुंह फीका पड़ गया। फिर भी उसने साहस करके कहा, बहू, यह सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें मालूम है कि पारो पर षष्ठी देवी की कृपा है। एक तो यूँ ही वह कुछ बड़ी गई है, और 30 पर उसकी गठन भी कुछ ऐसी है कि वह अधिक सयानी जान पड़ती है। इसलिए अगर नारायण की इच्छा न हो। देवदास की माँ ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, नहीं चाची, यह बात मैं उनसे नहीं कह सकूंगी। अगर इस समय में देवदास के ब्याह की बात चलाऊंगी तो क्या वे मेरी बात पर कान देंगे। बात यहीं तक होकर दब गई, लेकिन स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती। जब देवदास के पिता भोजन करने बैठे तब देवदास की माँ ने उनके सामने यह बात चलाकर कहा, पार्वती की दादी ने आज उसके ब्याह की बात छेड़ी थी। देवदास के पिता ने सिर ऊपर उठाकर कहा, हाँ, अब पार्वती सयानी हो गई है, जल्दी ही उसका ब्याह करना उचित है। तभी तो आज बात चलाने पर उसकी दादी ने कहा कि अगर देवदास के साथ। स्वामी ने भुहे सिकोड़ कर पूछा, तुमने क्या कहा। मैं और क्या कहती, दोनों में बहुत ही स्नेह है, लेकिन क्या इसलिए खरीद बिक्री वाले
चक्रवर्ती के घर के लड़के अपने घर ले आना आ सकती हो और फिर घर के पास ही समझी आना, छी छी। स्वामी संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, ठीक ही तो है, क्या हम अपने कुल की हंसी करवाएंगे? तुम इन सब बातों पर कान मत देना। गृहिणी ने सूखी हंसी हंसकर कहा, नहीं, मैं कान नहीं देती, लेकिन देखो, तुम भी कहीं भूल न जाना। स्वामी ने भात का कौर उठाकर गंभीर मुख से कहा, अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी न जाने कब की उड़ गई होती। उनकी जमींदारी सदा अटल रहे, इसमें किसी को क्या इतराज होता, लेकिन हम पार्वती के दुख की बात कहते हैं। जब यह प्रस्ताव पूरी तरह ठुकराए जाने के बाद नीलकंठ बाबू के कानों तक पहुंचा, तब उन्होंने अपनी माँ को बुलाकर तिरस्कार से कहा, माँ, भला तुम ऐसी बातें क्यों कहने गई थी? माँ चुप रही। नीलकंठ कहने लगे, लड़की का ब्याह करने के लिए हमें लोगों के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहुत से लोग हमारे ही पैर आकर पड़ेंगे। हमारी लड़की कुरूप नहीं है, देखो, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही मैं उसका संबंध ठीक कर डालूंगा। भला ब्याह की चिंता क्या है? लेकिन जिसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कही थी, उसके सिर पर तो मानो बिजली टूट पड़ी। लड़कपन से ही उसकी यह धारणा थी कि देवदा पर उसका कुछ अधिकार है। यह बात नहीं थी कि वह अधिकार किसी दूसरे ने उसके हाथों से दे दिया है। पहले तो वह खुद भी इस भावना को ठीक तरह से समझ नहीं सकी थी। अज्ञात रूप से अशांत मन में दिन पर दिन यह अधिकार इस तरह चुपचाप और मजबूती से लिया था कि बाहर हालांकि उसकी कोई सूरत अब तक आंखों में सामने नहीं आई थी, लेकिन उस अधिकार के छीनने की बात उठते ही उसके हृदय में जैसे एक भयंकर तूफान उठने लगा। लेकिन देवदास के बारे में यह बात ठीक इसी तरह से नहीं कही जा सकती। बचपन में और कलकत्ता जाने से पहले तो वह पारो पर अपना अधिकार मानता था, लेकिन कलकत्ता जाने के बाद जैसे जैसे उसका मन वहाँ रमने लगा, पार्वती के प्रति यह भावना धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पार्वती अपने उस सदा एकरस चलने वाले ग्राम्य जीवन में दिन रात केवल उसका ही ध्यान करती आ रही थी। वह यह सोचता था कि लड़कपन से ही जिसे वह नितांत अपना समझता चला आ रहा था और न्याय अन्याय सब तरह की चीज़ें जिसके ऊपर इतने दिनों से थोपता आ रहा था, यौवन की पहली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसकी ओर से इस प्रकार अचानक पीछे फिसल पड़ना ठीक नहीं होगा। उसे आभास नहीं था कि बचपन के इस बंधन को आगे भी बनाए रखने के लिए विवाह ही एकमात्र उपाय था। लेकिन उस समय ब्याह की बात कौन सोचता? कौन जानता था कि यह किशोर बंधन विवाह के अतिरिक्त और किसी तरह से चिरस्थायी करके नहीं रखा जा सकता। इसलिए यह संवाद कि विवाह नहीं हो सकता पार्वती के हृदय की समस्त आशाओं और आकांक्षाओं को उसके कलेजे के अंदर से मानो उखाड़ फेंकने के लिए खींचातानी करने लगा। पारो की तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई, वह खोई खोई से रहने लगी। लेकिन देवदास इस सब से अनजान था। सवेरे के समय उसका लिखना पढ़ना होता था। दोपहर को बहुत गर्मी पड़ती थी, घर से बाहर निकलना नहीं हो सकता था। बस तीसरे पहर ही अगर वह चाहता तो कुछ देर के लिए घर से निकल सकता था। इसी समय वह किसी दिन बढ़िया कपड़े और बढ़िया जूते पहनकर हाथ में छड़ी लिए बाहर निकलता था। जाते समय चक्रवर्ती परिवार के मकान के पास से ही होकर जाता था और पार्वती ऊपर खिड़की में से अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई उसे देखा करती थी। न जाने कितने ही बातें उसे याद आती थी। उसे ख्याल आता कि अब दोनों ही बड़े हो गए थे। दीर्घ प्रवास के बाद अब परायों की तरह मिलने जुलने में बहुत लज्जा होती थी। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया था। एक यह बात पार्वती के समझ में आने से बाकी न रही कि वह शर्माता था, इसलिए अच्छी तरह से बात भी न कर सका था। देवदास की अमूमन इसी तरह सोचता था। बीच बीच में वह उसके साथ बातें कर लेता, उसे अच्छी तरह देखने की भी
इच्छा देवदास के मन में होती, लेकिन फिर उसे ध्यान आता कि क्या यह अच्छा दिखेगा। गांव में कलकत्ते से धूमधाम नहीं है। आमोद प्रमोद, थिएटर, गाना बजाना आदि कुछ भी नहीं था। इसलिए अक्सर उसे अपने लड़कपन की बातें याद आया जाया करती थी। सोचता था कि वही पारो अब पार्वती हो गई है। पार्वती सोचती थी कि वही देवदास अब बाबू देवदास हो गया है। देवदास अब पहले की तरह चक्रवर्ती परिवार के घर नहीं जाता। किसी किसी दिन शाम के समय उनके आंगन में खड़ा होकर आवाज़ देता, चाची क्या हो रहा है। चाची कहती, आओ बेटा बैठो। देवदास यूं ही कह देता, नहीं चाची रहने दो, जाऊँ ज़रा घूम आऊँ। तब पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन सामने पड़ जाती थी। देवदास चाची के साथ बातें करता था और पार्वती धीरे धीरे वहाँ से हट जाती थी। रात को देवदास के कमरे में रोशनी होती थी। गर्मियों की वजह से खुली हुई खिड़कियों में से पार्वती उस ओर अक्सर देखकर देर तक देखा करती थी, लेकिन वह उसे दिखाई कुछ भी नहीं देता था। पार्वती में हमेशा से स्वाभिमान की एक भावना थी और इसीलिए वह प्राणपण से इस बात की चेष्टा करती थी कि वो जो इतना कष्ट सहती है उसका किसी को तिल भर भी पता न चले, और फिर किसी को यह बात जतलाने से लाभ ही क्या होगा। अगर कोई सहानुभूति दिखलाएगा तो वह बर्दाश्त न हो सकेगी, ऊपर से तिरस्कार और लांछन। सो उसमें उससे तो मर जाना ही अच्छा है। मनोरमा का अभी पिछले साल ब्याह हुआ है, लेकिन वह अभी तक ससुराल नहीं गई है, इसलिए बीच बीच में घूमती फिरती आ जाया करती है। पहले दोनों सखियां बीच बीच में मिलकर प्रेम, विवाह, पसंद नापसंद के बारे में बातचीत किया करती थी। अब भी उस तरह की बातें होती है, लेकिन पार्वती अब उन बातों में योग नहीं देती। या तो चुप रह जाती है या बात ही उलट देती है। पार्वती के पिता कल रात को लौटकर घर आए थे। कई दिन से वे पात्र ठीक करने के लिए बाहर गए हुए थे। अब विवाह की सब बातें निश्चित करके घर लौट आए हैं। प्रायः 20-25 कोस दूर बर्दवान जिले में हाथीपोता गांव के जमींदार से पार्वती की शादी तय की है। उन्होंने भुवन चौधरी नाम है उनका। आर्थिक स्थिति मजबूत है। उम्र 40 के आसपास है। 2-1 साल कम ही होगी। अभी पिछले साल ही उनकी स्त्री का देहांत हुआ है, इसलिए अब वे फिर से विवाह करेंगे। ऐसा नहीं था कि इस समाचार ने घर के सभी लोगों को प्रसन्न नहीं किया हो, बल्कि वह दुख का कारण भी बना। तो भी यह बात ज़रूर है कि भुवन चौधरी के यहाँ से सब मिलाकर 2-3 हज़ार रुपये आ जाएंगे, इसलिए घर की औरतें चुप हो रही। एक दिन दोपहर के समय देवदास भोजन करने बैठा था। उसकी माँ ने पास बैठकर कहा, पार्वती का ब्याह हो रहा है। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, कब? इसी महीने। कल लड़की को देख गए हैं, वह खुद देखने आया था। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, मुझे तो ये सब कुछ भी पता नहीं मालूम। तुम भला कैसे जानोगे? वरदुहा जो है, अवस्था भी अधिक है, लेकिन हाँ, रुपया पैसा काफ़ी है। पार्वती सुख चैन से रह सकेगी। देवदास सिर नीचे करके भोजन करने लगा। उसकी माँ फिर कहने लगी, उन लोगों की इच्छा थी कि हमारे यहाँ ब्याह करें। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, फिर क्या हुआ? माँ ने हंसते हुए कहा, छी, भला ऐसा कहीं हो सकता है? एक तो खरीद बिक्री वाला छोटा घर, 30 घर के पास ही ब्याह, छी छी। यह कहकर माँ ने होठ सिकोड़ी। देवदास ने यह देख लिया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद माँ ने फिर कहा, मैंने उनसे भी कहा था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, तो फिर बापूजी ने क्या कहा? वे और क्या कहेंगे, अपने इतने बड़े वंश की हंसी तो नहीं करा सकते, और यही उन्होंने मुझे सुना दिया। देवदास ने फिर कुछ न कहा। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती में बातचीत हो रही थी। पार्वती के आंसू मालूम होता है मनोरमा ने भी अभी अभी पूछे हैं। मनोरमा ने कहा, तो फिर पारो, और क्या उपाय है? हम लड़कियों को
कहा इतनी छूट है कि अपने विवाह अपनी पसंद से कर सके? पार्वती ने कहा, हाँ और क्या, तुमने क्या अपने वर को पसंद करके ब्याह किया था? मेरी बात और है, मनोरमा बोली। मुझे तो पसंद भी नहीं थे और ना पसंद भी नहीं, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा। लेकिन तुमने तो अपने पैरों में आप ही कुल्हाड़ी मारी है। पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो कुछ सोचने लगी। मनोरमा ने जान के क्या समझकर कुछ हंसते हुए कहा, पारो, वर की उम्र कितनी होगी? किसके वर की? तुम्हारे। पार्वती ने कुछ हिसाब लगाकर कहा, 19। मनोरमा का बहुत ही आश्चर्य हुआ। बोली, ये क्या, मैंने तो अभी सुना है कि 40 के करीब है। अब की पार्वती ने कुछ हंसते हुए कहा, मनो, न जाने कितने लोगों की उम्र 40 बरस हुआ करती है। मैं क्या उन सब का हिसाब रखती हूँ? मैं तो बस यही जानती हूँ कि मेरे वर की उम्र 19-20 बरस की होगी। पार्वती के मुंह की ओर देखकर मनोरमा ने पूछा, और नाम क्या है? पार्वती ने फिर हंसते हुए कहा, मालूम होता है इतने दिनों में तुमने यह भी न जाना। भला मैं कैसे जानूंगी? नहीं जानती? अच्छा, तो बतला देती हूँ। पहले तो कुछ हंसकर और फिर गंभीर होकर पार्वती ने मनोरमा के कान में पास मुंह ले जाकर कहा, तुम नहीं जानती थी? देवदास। मनोरमा पहले तो कुछ चौंक पड़ी, लेकिन फिर उसने पारो को ढकेलते हुए कहा, बहुत हंसी की ज़रूरत नहीं। अभी बतला कि उसका नाम क्या है, फिर कभी तो बतला नहीं सकेगी। अभी बतलाया तो? मनोरमा कुछ बिगड़ कर कहा, अगर देवदासी उसका नाम है तो रो रो कर मरी क्यों जाती है? ससा। पार्वती उदास हो गई। न जाने क्या सोचकर उसने कहा, तो फिर ठीक है, अब मैं नहीं रहूँगी। पारो, क्या? तुम सब बातें खुलकर कहो ना, मैं तो कुछ समझ भी नहीं पा रही। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सो कह तो दिया, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। तुम समझ भी नहीं सकोगे। इतना कहकर पार्वती ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती मुझसे बातें छुपा रही है, अपने मन की बात नहीं कहना चाहती। वह नाराज़ हो गई। दुखी होकर उसने कहा, पार्वती, तुम्हें जिस बात में दुख होता है मुझे भी तो उसमें दुख होता है। मेरी आंतरिक प्रार्थना यही है कि तुम सखी हो रहो, सुखी रहो। अगर तुम कोई बात मुझसे छिपाना चाहती हो, मुझसे न कहना चाहती हो तो मत कहो, लेकिन इस तरह मुझे उल्लू मत बनाओ। पार्वती दुखी हुई। उसने कहा, नहीं बहन, मैं हंस नहीं रही। जो मैं जानती हूँ वही तुम्हें बतला रही हूँ। मैं ही जानती हूँ कि मेरे स्वामी का नाम देवदास है। अवस्था उनकी 19 बरस की है और यही मैंने तुमसे भी कहा है। लेकिन मैंने तो अभी सुना है कि तुम्हारा ब्याह और कहीं पक्का हो गया है। पक्का और क्या होगा? दादी के साथ तो ब्याह होगा ही नहीं, तो मेरे ही साथ होगा। मैंने तो कहीं यह बात नहीं सुनी। मनोरमा जो कुछ सुन चुकी थी वह कह देना चाहती थी, लेकिन पार्वती ने उसे बीच में ही रोक कर रखा। वह सब मैं सुन चुकी हूँ। तब देवदास तुम्हें, मुझे क्या? मनोरमा ने हंसी रोककर कहा, तो फिर शायद तुम स्वयंवर करोगे। चोरी से सब बातें पक्की हो गई है? कच्चा पक्का अभी कुछ भी नहीं हुआ है। मनोरमा ने व्यथित स्वर से कहा, पारो, तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। पार्वती ने कहा, तुम फिर मैं देवदास से पूछकर तुम्हें बतला दूंगी। क्या पूछोगी? वे ब्याह करेंगे या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ यही। मनोरमा ने बहुत ही चकित होकर कहा, पारो, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम ये बात खुद पूछोगे? इसमें दोषी क्या है? मनोरमा बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। क्या कहती हो? खुद पूछोगे? हाँ, खुद ही पूछूंगी, और नहीं तो मानो मेरी तरफ से और कौन पूछेगा? तुम्हें लज्जा ना आएगी? मुझे लाज काहे की? तुमसे कहने में क्या मुझे लाज आई? मैं औरत ठहरी, तुम्हारी सहेली, लेकिन पारो, वे तो पुरुष है। अब की पार्वती हंस पड़ी। उसने कहा, तुम सहेली हो और अपनी हो, लेकिन वे क्या पराये है जो बाद में तुमसे कह सकती हो
वह क्या उनसे नहीं कही जा सकती? मनोरमा चकित होकर उसके मुंह पर देखती रही। पार्वती ने हंसते हुए कहा, मनोरमा बहन, तुम झूठ मूठ के सिर में सिंदूर लगाती हो। तुम यह नहीं जानती कि स्वामी किसे कहते हैं। अगर वे मेरे स्वामी न होते और मेरी सारी लाज शर्म से परे न होते तो मैं इस तरह मरने न बैठती। इसके सिवा बहन, आदमी जब मरने पर उतारू हो जाता है तब वह क्या इस बात का विचार करने बैठता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनके सामने मुझे किसी बात की लज्जा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखते रहे। फिर कुछ देर बाद बोली, क्या तुम उनसे यह कहोगे कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, बहन ठीक यही बात कहूँगी, और अगर उन्हें स्थान न दिया तो? इस पर पार्वती बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, बहन यह मैं नहीं जानती कि तब क्या होगा। घर लौटते समय मनोरमा ने सोचा, धन्य है इस साहस और धन्य है इसका कलेजा। मैं अगर मर भी जाऊँ तो ऐसी बात जबान पर नहीं ला सकती। बात भी ठीक ही थी, इसलिए तो पार्वती ने कहा था कि वह बेकार ही सिंदूर लगाती है और हाथ में चूड़ियाँ पहनती है।